हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम प्यारे बच्चों कक्षा 12वीं की जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है 2022 और 23 की, उसमें इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी का पेपर था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी जो चल रही है, 80 नंबर का पेपर आया था, 3 घंटा जिसमें टाइम था। तो उसका सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की पहला प्रश्न आपका जो हमेशा की तरह अनसीन पैसेज का प्रश्न आता है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो ये जो पैसेज है ऑलरेडी रिपीटेड पैसेज है, ऐसा कोई नया पैसेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न चलो देख लेते हैं हम। वी शुड कीप सॉइल वेल मेंटेन्ड एज। ठीक है, तो पहले प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि इट इज गार्डन्स नेचुरल ग्रो मीडियम। ठीक है, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सोइल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ। भाई जो मिट्टी होती है ना, अलग अलग प्रकार की में होती है, तो वो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका सी ऑप्शन से, यानी कि टेक्सचर आपका सही उत्तर होगा। फिर लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज, तो इसका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन से, यानी कि इट इज़ अ वेल बैलेंस्ड मिक्सर ऑफ सैंड स्लिट एंड क्ले। देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था, जिसमें है ना, तो जिसमें आपका पूछा था क्ले सोइल आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क एज, तो एज यूजुअली बिकम वाटर लॉगेड, है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन से सही होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सोइल मस्ट बी टेस्टेड बिफोर ग्रोविंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज, क्योंकि दे ग्रो बेटर इन नेचुरल सॉइल, यानी कि आपका सी ऑप्शन से सही होगा। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया था कि विच सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। भाई जो मिट्टी होती है ना, वो बहुत ही अच्छा, जो प्लांट होते हैं पौधों को ग्रोथिंग करने के लिए, यानी कि उभरने के लिए कौन सी होती है, तो वो नेचुरल जो मिट्टी होती है ना, वो सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन से सही होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। विच सॉइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका क्ले सॉइल आपका ए वाला ऑप्शन से करेक्ट होगा। इन विच सॉइल डू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो बेटर, तो आपका सही उत्तर होगा नेचुरल सॉइल। आगे बढ़ जाइए, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द करेक्ट वर्ड इन पैसेज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लेमेट। ठीक है, तो क्लेमेट का आपने को यहाँ पर सिमिलर शब्द बताना था, जो कि वेदर आपका उत्तर होगा। फाइंड द करेक्ट वर्ड इन पैसेज सिमिलर मीनिंग एज वेट। वेट मीन्स क्या होता है, गीला, तो उसका करेक्ट और सिमिलर बताना है, तो मॉइस्ट और मॉइस्चराइजर मीन्स भी गीला, यानी कि ए ऑप्शन से सही होगा। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर आपका टाइटल निकालना था और नोट्स बनाना था। तो टाइटल आपका टुडे वी आर लिविंग इन एज ऑफ क्लीनिंग फैशंस, ये आपका पूरा टाइटल हो जाएगा। फिर नोट्स में आपको जो क्या करना था, पॉइंट्स में आपको नोट्स प्रिपेयर करना था। आगे नंबर 3 देख लेते हैं। यू आर एस राजन आप बरवानी, यू वांट टू सेल योर फ्लैट। भाई आप क्या चाहते हैं, अपने फ्लैट को बेचना चाहते हैं, तो एक विज्ञापन तैयार करना था। ठीक है, तो आपको फ्लैट का साइज, फ्लैट में कितने रूम है, कितने बाथ है, ये सारा कंडीशन आपको उसमें और एक कॉलम्स में पैक करके आपको आसपास से राउंडिंग करके आपको उसमें एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना था। फिर उसके ओवर में यदि प्रश्न पूछा गया है कि ओवर वाला प्रश्न, तो प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, यानी कि सेव एनिमल सेव द अर्थ का आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट तैयार करना था। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया था, प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों आपको यहाँ पर लेटर पूछा गया था, जो अपने पोस्ट मास्टर हैं उसकी कंप्लेनिंग करने हेतु कंप्लेनिंग लेटर पूछा गया था। उसके ओवर में समर वेकेशन पूछा गया था, जो कि आपने दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। फिर नेक्स्ट नंबर 5 में देख लेते हैं कि एनएसएस कैंप। ठीक है, तो एनएसएस कैंप से रिलेटेड बच्चों यहाँ पर आपको 120 वर्ड में कंपोजिशन आया था, उसके ओवर में वैल्यू ऑफ द गेम्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ग्रामर वाले पोर्शन को देख लेते हैं। ही रैन फास्ट ही कुड नॉट कैच द बॉल। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, किंतु ही कुड नॉट कैच द बॉल, वह बॉल नहीं पकड़ सका। तो यहाँ पर किंतु परंतु, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बट। आगे देख लेते हैं। ही हैड टू वर्क टू डू, तो यहाँ पर आपका मच आंसर आ जाएगा। अब मच क्यों आएगा, क्योंकि वर्क अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में क्या लगता है, सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ में क्या लगेगा, मच लगेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका दूसरे का उत्तर मच हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, ही स्पेंड द मनी। भाई उसने क्या किया, उसने सारे पैसे स्पेंड कर दिए, मीन्स खर्च कर दिए। तो यहाँ आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, आल आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न क्रमांक 4 यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 में हाउ, फिर रिक्त स्थान है यू कॉल मी नेम्स, तो डेयर, ठीक है, यानी कि डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, ठीक है। तो आपका करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा डेयर। नेक्स्ट, ही हैज लॉस्ट FIR, आर्टिकल प्रश्न है। FIR, ए साउंड क्या है, स्वर है, स्वर के साथ में लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं। आगे देख लो नंबर नेक्स्ट, यानी कि शी हैज़ बीन absent मंडे। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो सिंस का जो प्रयोग है ना, ये प्रेजेंट के परफेक्ट में भी यूज़ होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि प्रेजेंट लास्ट टेंस में तो होता ही है, बट इसके साथ साथ में यहाँ पर मंडे फिक्स प्रपोजिशन है ये, इसलिए इसमें यहाँ पर सिंस लगेगा। आगे देख लीजिए, बेस्ड डायरेक्टेड के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि इफ़ आई वाज गोइंग टू दिल्ली दैट डे, भाई यदि मैं आपके साथ में आज दिल्ली जा रहा हूं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था, अंडरलाइन वर्ड को ये बताना था कि ये कौन सा क्लॉज इसमें है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर बनेगा वो सही बनेगा आपका एडवर्ब क्लॉज का सेंटेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है इफ से स्टार्ट हुआ है, सो then we can say that this sentence is adverb clause because if sentence is started. Okay, next number 2, Suresh is too deep to hear the thunder, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, so that का प्रयोग करना था। तो हम हमेशा यही करते हुए आए हैं कि पहले जो टू आता है उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, ये लगा दिया सो पहले वाले टू के स्थान पर, और दूसरे वाले टू के स्थान पर क्या लगाते हैं बच्चों, दैट लगाते हैं। और दैट के बाद में आपको सब्जेक्ट को प्रोनाउन करना होगा, यानी कि सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही के बाद में क्या लगाना, कैन नॉट लगाना, और उसके बाद में पूरा बन जाएगा हियर द थंडर। ये आपका पूरा उत्तर सुन लीजिए एक बार, फिर मैं बोल रहा हूँ, सुरेश इज सो डीप दैट ही कैन नॉट हियर द थंडर। आगे देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाद में कैन नॉट लिख रखा है। नेक्स्ट नंबर थर्ड में क्या करना था, आइदर और से जोड़ना था बच्चों। तो आइदर और से क्या करना था आपको, यहाँ पर यू कैन टेक, उसके बाद में क्या करना था, आइदर लगा दिया, ए पेन, फिर दोनों सेंटेंस को और से जोड़ दिया, आपका पूरा उत्तर बन गया, ठीक है। यू कैन टेक आइदर ए पेन और यू कैन टेक अ बुक, ठीक है, ये आपका सही उत्तर। अच्छा, यदि आप चाहें तो यहाँ पर दो, यानी कि दूसरे वाले सेंटेंस यदि आपने ऐसा किया कि सब्जेक्ट और कैन हटा दिया, तो भी आपका उत्तर सही बन जाएगा। आगे देखो, नंबर नंबर फोर में क्या करना था आपको, नो सोनर देन का यूज करना था, जो कि मैंने यहाँ पर पूरा उत्तर लिख रखा है, यानी कि एस सुनेज हटाना था, उसके स्थान पर नो सोनर लगाना था। और डिड लगाइए, डिड क्यों लगाइए, क्योंकि यहाँ पर नो में आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब डिड लगाया। फिर ही सब्जेक्ट रखा, और इस सेकंड V2 को किस में चेंज कर दिया, V1 में चेंज कर दिया, V2 को V1 में चेंज कर दिया, मतलब नो माई रिजल्ट देन, दोनों सेंटेंस को देन से जोड़ दिया, ही इनफॉर्ड में आपका उत्तर बन गया। आगे बढ़ जाओ, नंबर फाइव में क्या करना था, आई सा द ताज, मैंने ताज देखा। इट इज एन आगरा, भाई कहाँ पर देखा, आगरा में देखा। तो दोनों सेंटेंस को यहाँ पर विच से जोड़ना था, और सब सेकंड सेंटेंस से इट हटाना था, मतलब क्या उत्तर बनेगा आपका, आयसा द ताज, आयसा द ताज, और उसके बाद में विच, आयसा द ताज विच, और इज इन आगरा, इन आगरा, ये आपका पूरा उत्तर बनेगा। आगे बढ़ो, नंबर सिक्स में क्या करना था आपको, अनलेस के स्थान पर रिप्लेस करना था और इफ लगाना था, और उसके बाद में यहाँ पर स्पीक्स आपकी मेन वर्ब आई है, इसलिए स्पीक्स के स्थान से पहले आपको डज नॉट लगाना था, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया है। और स्पीक जो है वो स्पीक्स लगा है, तो सिंपल सी बात है, डज नॉट लगाओगे तो एस या आई एस हटेगा, तो ओनली स्पीक आपको रखना था, यानी कि इफ ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ ही विल नॉट बी पैर्डन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों सेक्शन डी में आपका पैसेज दिया गया था, जो कि मैंने उसका आंसर निकाला, एलिसिन वॉन्डर्ड इज क्रिएटेड बाय, तो ये हो गया आपका लेविस कार्नल, यानी कि ए ऑप्शन से सही, लेविस कार्नल्स ओपन दैट इंटरव्यू
एंड ऑटोग्राफ क्रेट है तो इसका आ जाएगा हॉरर। आपका बी ऑप्शन से सही होगा। हु हैज एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यू नेगेटिवली तो रुडयार्ड किपलिंग, यानी कि ए ऑप्शन से सही होगा। द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम तो किससे लिया गया है, तो द इंटरव्यू से इसको लिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इस लेसन का ऑथर कौन है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसका ऑथर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट नंबर 9 द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। तो यहाँ पर पोएम्स जो आई थी इसका आंसर हम निकालते हैं, यानी कि पहला पैसेज जो क्वेश्चन से पूछा गया था, नेम द पोएम एंड द पोइट द अबव, तो ए रोड साइड स्टैंड इस पोएम का नाम हो गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की ये पोएम से है। फिर नेक्स्ट नंबर 2 व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ क्रिटिक्स इन अ रोड साइड स्टैंड रेफर टू, तो ये करता है सिटी पीपल को रेफर करता है, यानी कि ए ऑप्शन से सही। व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, तो ये हो गया आपका शेड आउटसाइड है, रोड साइड आउट ओल्ड हाउस, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा इसमें भी। फिर यहाँ पर छोटा सा फिर एक पैसेज पूछा गया था, यानी कि हु इज द बॉय इन द अबो एक्सट्रैक्ट, तो वो कौन है, तो वो है डेरी, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। व्हाट डज द अ लाइट्स थिंग रेफर टू, किसको रेफर करता है, तो फेस ऑफ द डेरी के चेहरे को, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इन मिरर, जब उसने मिरर की तरफ देखा तब उसने कैसा अनुभव किया था, तो वो अफ्रेड यानी कि डर गया था, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू, तो लैम्प, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर ये रहे बाकी के आपके शेष क्वेश्चन आंसर। आई होप बच्चों आपने इस पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त किए होंगे। ऐसा है तो हम आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सारे फुल कॉन्सेप्ट और 100% रियल सॉल्यूशन के साथ में हम आपके पास उपस्थित हो सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।